नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी महारथियों का आपके अपने YouTube चैनल अशोका द एग्जाम ग्रुप पर हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे, घर पर रहकर अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना पा रहे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। प्यारे साथियों, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न आपकी परीक्षा में इसी टॉपिक से देखने को मिलते हैं। और ख़ास बात ये है इस टॉपिक की कि इस टॉपिक से बेहद आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आपने अगर प्रीवियस ईयर से सेट उठाकर देखे होंगे तो उनमें कुछ प्रश्न देखे होंगे सम संख्याओं पर आधारित, जैसे कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, ठीक है। परमेय संख्याओं पर आधारित प्रश्न, जैसे एक पाई वाला प्रश्न भी आपने कई बार देखा है एग्जाम में कि पाई संख्या है, परमेय है, अपरमेय है, ठीक है, परमेय अपरमेय दोनों है, इनमें से कोई नहीं, इस तरह के ऑप्शन दे रखे होते थे। तो क्या है, इन सभी बातों को हमने आज की क्लास में डिस्कस करना है। प्यारे साथियों, केवल संख्याओं के बारे में ही नहीं पढ़ना, हमने अगली आने वाली क्लासेस में इकाई का अंक पढ़ना है, विभाजित होने के नियम पढ़ना है, डिविजिबिलिटी रूल्स यानी विभाजित होने के नियम पढ़ने हैं, उस पर आधारित प्रश्न पढ़ने हैं, आवर्त दशमलव पढ़ना है। इस तरह की जितनी भी बेसिक बातें हैं, जितने भी पॉइंट्स, जितने भी कंसेप्ट इस टॉपिक में पूछे जाएंगे, हर एक टॉपिक आपका हर एक कंसेप्ट आपका डिस्कस किया जाएगा। तो मेरे प्यारे महारथियों, आप सभी विश्वास बनाकर रखिए, आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट किया जाएगा, बिल्कुल हर एक PDF फाइल दी जाएगी, प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस शीट्स भी आपको दी जा रही हैं, सब मटेरियल आपको दिया जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, बिना देर किए स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। तो जैसे कि यहाँ पर आप हेडिंग लिखे हुए देख पा रहे होंगे, इनको हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अंक की, ठीक है। तो अंक होता क्या है, ठीक है। अंक को समझने के लिए हमें हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज पर जाना होगा। हिंदी लैंग्वेज में सबसे ज़रूरी बात क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, तो आप कहेंगे सर आ से लेकर ज्ञा तक जो हम पढ़ते हैं वर्ण, ठीक है, वर्ण पढ़ते हैं, अक्षर पढ़ते हैं, वही सबसे ज़रूरी है। अगर अक्षर ना हो, वर्ण ना हो, तो हिंदी लैंग्वेज भी नहीं बनी होती। उसी तरह से सेम हमारा इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स बहुत ज़रूरी है। लेटर से वर्ड बनते हैं, शब्द बनते हैं, ठीक है, शब्द से वाक्य बनता है। तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज में A to Z, ABCD से लेकर Z तक अगर ये लेटर्स नहीं होते तो इंग्लिश लैंग्वेज भी नहीं होती। ठीक उसी प्रकार हम अगर मैथ की बात करें तो मैथ में अगर अंक ही ना होते, अंक का आविष्कार ना हुआ होता तो संख्या पद्धति नहीं बनती, यानी कि संख्याएं भी नहीं बन पाती, यानी कि मैथ भी नहीं बन पाता। बात समझने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे साथियों। मैथ्स तभी बन पाया जब हमारे पास अंक निकल के आए या अंकों का आविष्कार हुआ। तो अंक कौन कौन से हैं मेरे प्यारे साथियों? प्रश्न ये उठता है कि अंक कौन कौन से हैं। तो 0 से लेकर 9 तक की हम लोग बात करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये कहलाते हैं हमारे अंक। तो अगर पूछा जाए कि मैथ में अंक कितने होते हैं तो आप कहेंगे 10, काउंट कर सकते हो, 1 से लेकर तो 9 तक तो 9 हो गए और 0 भी शामिल हो रहा है, तो यानी कि 10 अंक होते हैं। इन्हीं अंकों से पूरी की पूरी मैथ हमारी बनी है, क्योंकि इन्हीं अंकों से हमारी गिनती बनती है। और गिनती शुरुआत कहाँ से होती है? गिनती शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। और गिनती चलते कहाँ तक हम लोग? अनंत तक। गिनती अनंत तक होती है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा 50, ठीक है, आपने क्या लिखा? आपने लिखा 50, तो 5 और 0 से मिलकर गिनती बनी हमारी 50। आपने लिखा क्या? आपने लिखा 67, तो 6 और 7 से मिलकर बना है 67, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इन्हीं अंकों से पूरी की पूरी गिनतियां बनी हैं। बात समझ में आ रही है? अब आखिरकार अगर हम गिनतियों को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें तो गिनती हम लोग कहाँ से कहते थे? आपको बचपन में याद होगा, जब बचपन में हम लोग गिनती कहते थे तो 1 से कहते थे। स्टार्टिंग 1 से करते थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। वैसे 100 तक आपको पहले बचपन में गिनती सिखाई गई होंगी, फिर और आगे, फिर और आगे। तो गिनती कभी भी एंड नहीं होती है। अगर हम गिनती को ये बोलें कि भाई गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, तो गिनती की जो संख्याएं होती हैं उनको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब गिनती की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। 1 2 3 4
5, इस तरह से कहाँ तक, अनंत तक हम लोग चलते रहते हैं। बात समझ में आ रही होगी। तो गिनती की संख्या कहलाती है प्राकृत संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या। तो कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो ध्यान रखेंगे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, ना कि 0। आपके मन में विचार आता है कि सर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 0 होनी चाहिए। नहीं, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। तो गिनती की संख्या शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से, और अनंत तक हम लोग चलते हैं। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए, कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आंसर होगा इसका 1। आंसर होगा इसका 1। आपको ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए। सभी साथियों को अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं प्यारे साथियों है क्या, बेहद आसान सी बात, 0 और प्राकृत संख्याओं का समूह या सामूहिक रूप, ठीक है। 0 और प्राकृतिक संख्याओं का समूह कहलाता है आपका पूर्ण संख्या। यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक चल रहे हैं, इसमें 0 और शामिल कर लो, तो शुरुआत कहाँ से होगी, 0 से शुरुआत होगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी करके 6, 7, 8, 9 अनंत तक ये भी जाएगा। तो बेहद आसान तरीके से आपको बात समझ में आ रही होगी। 0 से लेकर 9 तक कहलाते हैं अंक। अगर हम 1 से लेकर अनंत तक जाते हैं तो ये कहलाती हैं प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या कहलाती हैं। अगर पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं तो प्राकृतिक संख्याओं में पहले 0 और लगा दो। 0 देखो, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती हैं, उससे पहले हमने 0 और लगा दिया, तो ये कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। तो अगर मेरे प्यारे महारथियों आपसे सवाल पूछा जाए, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, बहुत ही बेहतर, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर, पूर्ण संख्या कितनी होती है, 0 होती है। यहाँ तक बात सबको समझ में अच्छे से आ गई होगी। अगर पढ़ने मज़ा आ रहा है तो लाइक ठोक देना, ठीक है, किसी साथी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने अंक पढ़ लिया, प्राकृत संख्याएं पढ़ ली, पूर्ण संख्याएं पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे प्यारे साथियों, प्यारे महारथियों, क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक पढ़ेंगे। अब देखिए प्यारे साथियों, अगली हेडिंग है हमारे पास पूर्णांक। अगली हेडिंग है हमारे पास पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या है, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, पूरा अंक, ठीक है। पूरा अंक का मतलब इस तरह से कुछ समझने का प्रयास करो जो पॉइंट में ना हो और भिन्न में ना हो। भिन्न का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में ना हो। तो मेरे प्यारे साथियों, बेहद आसान तरीके से हम लोग समझेंगे इसको, बेहद आसान तरीके से हम समझेंगे प्यारे साथियों, ठीक है। अगली हेडिंग है हमारे पास क्या, पूर्णांक। तो पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक को कहते हैं हम लोग इंटीजर। ये क्या होता है प्यारे साथियों, पूर्णांक को समझने के लिए हमें कुछ बातें समझनी होगी। जैसे कि अगर आपसे बोला जाए कि धनात्मक संख्या या पॉजिटिव नंबर्स, तो पॉजिटिव नंबर्स जिनमें प्लस का साइन लगा होता है, नेगेटिव नंबर्स जिनमें माइनस का साइन लगा होता है, और साथ ही साथ 0। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं इसको की पॉइंट लिखूँ, की पॉइंट क्या बनेगा कि भाई पॉजिटिव नंबर्स, जो हमारे पास जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स और साथ ही साथ इसमें 0, इन तीनों का समूह, इन तीनों का जो ग्रुप है या समूह है, ये क्या कहलाता है, आपका पूर्णांक कहलाता है। अब मेरे प्यारे साथियों एक बात समझनी होगी, जैसे कि अगर हम पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं, धनात्मक संख्या लिखते हैं, तो धनात्मक संख्या शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से, फिर 2 जाता है, फिर 3, आगे चलते चले जाते हैं इस तरह से, 5, कहाँ तक चलते हैं हम लोग, अनंत तक चलते हैं, इन्फाइनाइट तक चलते हैं। अच्छा, इससे पहले क्या आता है हमारा, 0 आता है, ठीक है। अब इससे पहले जितने भी नंबर्स होंगे वो माइनस वाले नंबर्स होते हैं। तो ऐसे करके आएगा -1, फिर इधर -2, -3, ऐसे करके ये हमारा अनंत तक इधर भी चलता रहता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बोलूँ, कहाँ से कहाँ तक, अगर मैं प्यारे साथी यहाँ से यहाँ तक बोलूँ, इधर ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, इधर की बात करेंगे प्यारे साथियों तो बेहद आसान सी बात, ये नेगेटिव नंबर्स हो गए, ठीक है। अच्छा, ये इसकी बात करेंगे तो ये आपका
ध्यान रखेंगे ना ही पॉजिटिव है और ना ही आपका ये नेगेटिव है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए शून्य है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर दोनों है या फिर ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो इसका आंसर क्या होगा? ना पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। ध्यान रखिएगा ये स्टार पॉइंट है, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी, माइनस की संख्याएं, प्लस की संख्याएं और जीरो, इन तीनों का समूह कहलाता है आपका क्या? पूर्णांक। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो मेरे प्यारे भारतीयों कि जो पॉइंट में वैल्यू ना हो, जो पॉइंट में ना हो, जो संख्या पॉइंट में ना हो, भिन्न में ना हो, तो बची कौन सी? या फिर रूट में ना हो तो बची कौन सी आपके पास? यही बचेंगी, सीधी सी बात है, ठीक है। सबको बात समझ में आ रही है? यानी कि जीरो से राइट हैंड साइड में होते हैं पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं नेगेटिव नंबर्स। अब देखो की पॉइंट देखो यहां पर जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। यहां से अगर मेरे प्यारे महारथियों आपसे पूछा जाए सबसे, देखिए इनसे प्रश्न कैसे बनते हैं, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, तो बेहद आसान तरीके से आप सवाल का जवाब दे पाएंगे। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक तो कौन सा? ये प्लस के नंबर्स हैं, सबसे छोटा धनात्मक कौन सा होगा? 1 होगा। ध्यान रखेंगे, बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक, तो सबसे बड़ा तो आप निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि भाई आगे जाओगे इनफाइनाइट तक तो इनफाइनाइट तक संख्या चलती रहेंगी, तो कभी भी आप बड़ी संख्या नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो छोटी ही मोस्टली पूछी जाती है, लेकिन अगर ऑप्शन में अनंत लिखा हुआ है, प्लस का अनंत लिखा हुआ है, तब तो आंसर प्लस का अनंत हो जाएगा। वैसे इस तरह का सवाल पूछा नहीं जाएगा। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक, ये बेहद आसान तरीके से याद रखेंगे, क्या है इसका? 1। अच्छा, अगर सबसे माइनस की बात करें, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पॉइंट नेक्स्ट। अगर मैं प्यारे साथियों, यहाँ पर सबको दिख रहा है? बताओ पहले जरा, सबको दिख रहा है? किसी जाति को दिक्कत तो परेशानी तो नहीं है? हाँ ठीक है। अगर प्यारे साथियों मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, तो वो क्या होगा? वो निकाल सकते हैं, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक निकाल सकते हो, क्योंकि प्यारे साथियों सबसे छोटा आपका इधर निकालना पॉसिबल ही नहीं है। ऋणात्मक की बात करेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? 0 से पहले वाला जस्ट। तो क्या आंसर होगा प्यारे साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार आपके एग्जाम में जो आजकल प्रश्न पूछे जाने लग गए हैं, बोलेंगे निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो 3 आपके सत्य दिए होते हैं, चौथा असत्य दिया होता है, तो असत्य हमें टिक करना होता है। तो इसमें कई बार इस तरह के ऑप्शन रखे होते हैं, बोल देंगे सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, ठीक है। अगर ऐसा ही पूछ सकते हैं सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, आपके मन में विचार आएगा 0। ध्यान रखें 0 नहीं है, क्योंकि 0 ना धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। मैंने ये आपका, अच्छा ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी की पॉइंट में आप नोट करके रखेंगे, 0 ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। तो यहाँ से आप सभी को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। 3 तरह के ये सवाल बन सकते हैं एग्जाम में। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, तो निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इधर चलते रहेंगे अनंत तक, माइनस अनंत तक आप चलते रहेंगे, ठीक है। अगर तो यहाँ पे निकालना पॉसिबल नहीं है। सबसे बड़ा पूर्णांक भी निकालना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपसे ये पूछ सकते हैं सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या होगा? 1 होगा। सबसे बड़ा निकाल सकते हैं नेगेटिव इंटीजर, माइनस का इंटीजर, तो क्या होगा? -1, और यही हमने लिखा है। और 0 क्योंकि इन दोनों के बीच में है, तो ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। बेहद आसान तरीके से आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। तो पूर्णांक आपको क्लियर हो गया, ठीक है, पूर्णांक आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ेंगे हम लोग फटाफट से। नेक्स्ट हमारे पास है सम संख्याएं क्या होती है, ठीक है। सम संख्याएं, तो सम संख्याएं आपने बचपन में पढ़ा होगा, सम, विषम, अभाज्य और भाज्य, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। तो कन्फ्यूज़न ना रहे, बिल्कुल आप इस वीडियो को देखिए, इस क्लास को देखिए, यकीन मानो कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा, सारे डाउट आपके खुद ब खुद अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है
क्या भाई हमारे पास है सम संख्याएं। सम संख्याएं इवन नंबर, इवन नंबर्स। सम संख्याएं मेरे प्यारे साथियों बहुत ही आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हो, 2 से पूर्णतः विभाजित। बस इतनी सी बात याद रखनी है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं क्या कहलाती हैं? आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। बात सबको समझ में, सबको दिख रहा है? किसी को दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है? ठीक है, मतलब वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। अब मेरे प्यारे साथियों आप एग्जाम्पल आसानी से लिख सकते हो। कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे? कई बार आपके प्रश्न भी पूछा गया कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो बेहद आसान तरीके से आप इसका आंसर दे पाओगे मेरे प्यारे साथियों। सबसे छोटी सम संख्या 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, इस तरह से चलता रहता है अनंत तक। बात समझ में आ रही? इसी तरह से अच्छा, ये किसी को डाउट तो नहीं इसमें? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, बस सिंपल सी बात, 2 से पूर्णतः विभाजित यानी कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 यानी 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सभी संख्या कहलाती हैं सम संख्याएं। अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि ऑप्शन दे रखे होते हैं 2, 4, 6, 8 इस तरह से, सबसे छोटी सम संख्या निम्न में से कौन सी? तो आंसर क्या होगा इसका? 2। तो ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग पे चलेंगे मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट हेडिंग क्या है प्यारे साथियों? विषम संख्याएं। क्या है? विषम संख्याएं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑड नंबर्स। कई बार आपके मन में विचार आता है, देखिए अदर नंबर से भी चेक कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे इसमें जो की पॉइंट है वो केवल हमने 2 से चेक करना है। अगर 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाजित है तो आपका सम होगा, अगर 2 से विभाजित नहीं है तो आपका विषम संख्याएं होंगी, बेहद विषम संख्या होगी। मतलब क्या है इसमें? बेहद आसान सी बात इसमें याद क्या रखनी है आपको? 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं। अगर कोई भी संख्या है जो पूरी तरीके से 2 से विभाजित नहीं होती है तो वे संख्या कहलाएगी क्या? आपका विषम संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, देखो सबसे जो पहली संख्या आएगी वो 2 आएगी, फिर आपका कितना आएगा? 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 15 आएगा, ऐसे करके चलता रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? ध्यान रखें, अगर 2 से कट जा रही है, बहुत सिंपल भाषा में, 2 से कटेगी तो आपकी सम, 2 से नहीं कटेगी तो विषम। क्योंकि देखो 1 हमारा 2 से नहीं कट रहा तो इसका मतलब विषम हो गया, 2 हमारा कट जाएगा तो हमने 2 हमारा क्या हो गया? सम हो गया। अच्छा 3 हमारा नहीं कटेगा तो विषम, 4 हमारा कट जाएगा तो सम में पहुंच गया, 5 हमारा नहीं कटेगा तो विषम, 6 हमारा कट जाएगा 2 से तो सम, 7 हमारा 2 से नहीं कटेगा तो विषम, 8 हमारा 2 से कट जाएगा तो सम। इस तरह से आपका आगे ये चलता रहता है। बेहद आसान सी बात। सबसे छोटी विषम संख्या, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सबसे छोटी विषम संख्या, ध्यान रखेंगे तो आंसर कई बार आपके मन में विचार आता है, बोले 3 नहीं होगी मेरे प्यारे साथियों। सबसे छोटी विषम संख्या 1। अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्यारे साथियों तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर 2 है। बेहद आसान तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1। इसी प्रकार ठीक सबसे बड़ी सम संख्या नहीं निकाल सकते, बेहद आसान सी बात, क्योंकि अनंत तक चल रहे हैं हम लोग। इसी तरह से सबसे बड़ी विषम संख्या भी हम लोग नहीं निकाल सकते। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। देखो ये बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सीटेट पर भी प्रश्न पूछे गए हैं। सीटेट में पिछली बार प्रश्न पूछा गया था इसी पर आधारित, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इसको। और इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है और इसमें कुछ थ्योरी पर आधारित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलिए तो मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूँ। आपका नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या है? अभाज्य संख्याएं। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। अभाज्य संख्याएं, इसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या है? यहां पर बेहद आसान सी बात ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों। प्राइम नंबर्स हैं क्या? केवल, ये मेन पॉइंट है, वे संख्याएं जो केवल
वन तथा स्वयं से विभाजित होती हैं। बात समझ आ रही है कुछ या नहीं? बिल्कुल आ रही होगी। मतलब वे संख्याएं जो केवल वन तथा स्वयं से विभाजित होती हैं। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं, आपने सुना होगा जो काऊ से ना कटे या किसी अन्य संख्या से ना कटे। बहुत ही बेहद आसान लैंग्वेज में हमने गांव में कहते हुए सुना होगा, जो किसी अन्य संख्या से ना कटे, जो काऊ से ना कटे। जो काऊ से ना कटे वो क्या? अभाज्य। काऊ से ना कटने का मतलब क्या है प्यारे साथियों? इसका मतलब क्या है सुनिएगा मेरे ध्यान से प्यारे साथियों। यहां पर इसको मतलब समझने का प्रयास करते हैं। केवल वन और स्वयं से जितने भी नंबर्स हैं आप उठा के देखो, वन से भी कैंसिल होते हैं और स्वयं से कैंसिल होते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो केवल वन और स्वयं से ही कैंसिल होते हैं, किसी अन्य नंबर से कैंसिल नहीं होते, अन्य संख्या से डिविजिबल नहीं होते, अन्य संख्या से विभाजित नहीं होते। जैसे कि अगर आप लिखने बैठोगे एग्जाम्पल, तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि भाई जैसे एक है, ठीक है। अच्छा एक को मत लिखो, एक क्यों नहीं होता मैं बताऊंगा अभी। दो देखो, एग्जाम्पल में लिखा दो, तो दो जो संख्या है ये वन से कैंसिल हो रहा है, मैंने लिखा वन से, और स्वयं मतलब दो से कैंसिल हो रहा है। क्या ये किसी अन्य नंबर से कैंसिल हो रहा है? अन्य संख्या से विभाजित है? नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा? अभाज्य होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, तीन की बात करो, तीन हमारा वन से कैंसिल होगा और थ्री यानी कि स्वयं से कैंसिल होगा। चार देखो, चार हमारा अगर लिखोगे यहाँ पर सुनना मेरा, वन से कैंसिल हो रहा है, टू से कैंसिल हो रहा है, स्वयं का मतलब फोर। तो वन और स्वयं के अलावा किससे कैंसिल हो गया? टू से। हमने कहा यहाँ पर केवल लिखा है, केवल वन और स्वयं से विभाजित का मतलब किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, इसका मतलब आपका चार इसमें नहीं आएगा। बात समझ में आ रही? क्योंकि चार जो है किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है। चलिए पांच होगा इसी तरह से मेरी प्यारी महारथियों, पांच देखो वन से कैंसिल और फाइव से कैंसिल। सिक्स देखो दो से भी कैंसिल, तीन से भी कैंसिल, मतलब दो और तीन से विभाजित हो जाएगा, मतलब अन्य संख्या से विभाजित है, छः नहीं होगा, सात होगा। इसी तरह से सात में आपका वन से कटेगा और सेवन मतलब स्वयं से। इसी तरह से आठ आएगा, फिर आठ तो नहीं होगा, फिर कितना आएगा? फिर आएगा आपका नौ, दस भी नहीं होगा, ग्यारह आएगा इस तरह से, फिर तेरह आएगा, आगे आप चलते रहोगे, सत्रह उन्नीस इस तरह चलते रहोगे। बात समझ में आ रही है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, तो सबसे छोटी आपकी जो अभाज्य संख्या है ये क्या है? आपका सबसे छोटी, ध्यान रखेंगे ये क्यू पॉइंट है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी हो रही है? 2 3 5 7 11 इस तरह से आपका ये चलता रहता है, ठीक है। अच्छा बड़ी तो निकाल नहीं सकते, कोई बड़ी हमारी अनंत तक जाएगी। चलो अब नेक्स्ट हमारे पास जो बनता है प्यारे साथियों, बहुत ही बेहद आसान सी बात, ध्यान रखेंगे, वो क्या कि हमारा क्या है? भाज्य संख्याएं। कॉम्पोजिट नंबर। ये क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा। कहने का मतलब क्या है? यहां पर कहने का मतलब प्यारे साथियों ये है केवल वन और स्वयं से विभाजित है। अच्छा यहां पर कुछ एक पॉइंट यहां पर और याद रखना है। पॉइंट क्या याद रखना है इसमें अभाज्य संख्याओं में? मैंने बोला केवल वन और स्वयं से विभाजित, तो इसमें क्या है? ओनली टू फैक्टर। ये पॉइंट एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान रखेंगे। इसमें केवल दो गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड का मतलब विभाजित होना, जिन संख्याओं से विभाजित होगा, कोई भी संख्या जिन संख्याओं से विभाजित होती है वे सभी उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे तीन के गुणनखंड कौन कौन सा हो रहा है? एक और तीन हो रहा है, ठीक है। पांच के गुणनखंड कौन सा हो रहा है? एक और पांच हो रहा है। तो यहाँ पर हर संख्या के दो गुणनखंड है, एक और दो, दो का हो गया, तीन का एक और तीन, एक और पांच, पांच का, सब में दो गुणनखंड आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये की पॉइंट है, ध्यान रखेंगे इसमें, इसको नोट कर लेंगे अच्छे तरीके से कि अभाज्य संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन में हो सकता है बोले निम्न में से कौन सा सत्य है या कौन सा असत्य है, तो उसमें इस तरह से दे देते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या में क्या है? केवल वन और स्वयं से विभाजित ना होना, मतलब केवल वन और स्वयं के अलावा, या इसको ऐसे समझो वन और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित। केवल शब्द इस्तेमाल नहीं होगा इसमें। कहने का मतलब क्या है? वन तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित, वन तथा स्वयं के अतिरिक्त। देखो कोई भी संख्या वन और स्वयं से तो कटती है, वन और स्वयं के अतिरिक्त के अलावा बोल सकते हो या फिर अतिरिक्त बोल सकते हो, अन्य संख्या से विभाजित,
अन्य संख्या से विभाजित। अगर कोई संख्या किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है तो आपकी कहलाती है क्या? भाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल देखो, आपको समझ में आएगा। जैसे प्यारे साथियों, जैसे मेरे प्यारे साथियों यहां पर लिखोगे 4, सबसे पहली जो भाज्य संख्या है वो 4। देखो एक तो होगी नहीं, 2 नहीं होगी क्योंकि 2 हमारा देखो इसमें अभाज्य में, 3 भी नहीं होगी, फिर कौन सी आएगी? 4। क्योंकि 4 क्यों होगी? देखो 1 और स्वयं कितना? 4। इसके अलावा किससे कट रही है? ये 2 से कट रही है, ठीक है। अगर 5 तो इसमें आ रहा है। 6 की बात करेंगे। अच्छा, अब एक प्रश्न जो मैं बताने के लिए था कि आपका एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, ठीक है, मैं बताना भूल गया। तो एक मतलब स्वयं कितना? 6, इसके अलावा 2 से कटेगा और 3 से कटेगा ये 6, ठीक है। तो 6 हमारा क्या हो गया? देखो एक और स्वयं के अलावा किससे कट गया? 2 और 3 से। मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए तो क्या कहलाएगी? आपका भाज्य संख्या कहलाएगी। ऐसे ही आपका 8 होगा, ऐसे ही आपका 9 होगा, ऐसे ही आपका 10 होगा, ऐसे ही आपका 12 होगा, ऐसे ही आपका 14 होगा, ऐसे ही आपका 15 होगा, आगे तक इनफाइनाइट तक ये आपका जाता रहेगा। अब मेरे प्यारे साथियों, इसमें की पॉइंट क्या है? इस बात को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने अभाज्य संख्याओं की बात करी मेरे प्यारे साथियों, तो अभाज्य संख्याओं में मैंने बोला आपसे कि इसमें केवल 2 गुणनखंड होते हैं। इसमें कितने गुणनखंड होंगे? फिर देखो, इसमें 2 गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक नहीं होते, 2 से कम भी नहीं होते। इसका मतलब ये है, इसमें बोला गया एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटेगा। इसका मतलब है एक और स्वयं तो गुणनखंड है, यानी 2 गुणनखंड तो होंगे ही होंगे हर एक संख्या में। देखो 1 और 4 यानी 2 गुणनखंड हो रहे हैं, एक और स्वयं, ऐसी 1 और 8, 1 और स्वयं, 1 और 9, 1 और स्वयं। तो 1 और स्वयं के अलावा कुछ गुणनखंड और भी हो सकते हैं, यानी कि मतलब ये है कि कम से कम कितने गुणनखंड होंगे इसमें? कम से कम 3 गुणनखंड होंगे इसमें। बात समझ में सबको अच्छे से आ रही होगी। कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए? 3 गुणनखंड। अब 3 गुणनखंड कोई भी हो सकते हैं, वन और स्वयं तो होगा ही होगा, जैसे वन और स्वयं तो है ही, इसके अलावा ये गुणनखंड हो गया, इसमें 3 गुणनखंड हो रहे हैं। इसमें कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 गुणनखंड हो रहे हैं। ऐसे अगर हम 8 की बात करेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा, इसमें भी 4 गुणनखंड हो रहे हैं। तो कम से कम 3 गुणनखंड तो होंगे ही होंगे, 3 से अधिक हो सकते हैं, 4 गुणनखंड हो सकते हैं, 5 गुणनखंड हो सकते हैं, 6 गुणनखंड हो सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखें, कम से कम कितने गुणनखंड होने चाहिए? कम से कम कितने गुणनखंड होते हैं? भाज्य संख्याओं में 3 गुणनखंड होते हैं, कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, 3 से अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर बात समझ में आई है, किसी साथी को दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये आपको की पॉइंट है भाई, यहीं से प्रश्न बनते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है? होती है 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। प्यारे साथियों, आपके मैंने बोला था कि एक के बारे में डिस्कस करेंगे, एक अभाज्य संख्या आखिरकार क्यों नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक की, तो एक आखिरकार अभाज्य संख्या में हमने क्यों नहीं लिखा? उसका कारण प्यारे साथियों ये है कि हमने बोला इसमें केवल 2 गुणनखंड होने चाहिए, ठीक है, 2 गुणनखंड होने चाहिए। कौन कौन सा? वन और स्वयं, यानी कि अलग अलग 2 गुणनखंड। 2 गुणनखंड का मतलब यह है कि अलग अलग 2 संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। जैसे 2 जो है 1 से और 2 से, 2 संख्याओं से विभाजित है और अलग अलग संख्याएं हैं दोनों। 3 की बात करेंगे, 3 1 से और 3 ये भी अलग अलग संख्या है, 2 संख्याओं से विभाजित है। 5 भी 2 संख्याओं से विभाजित है। लेकिन 1 की बात करेंगे तो ये 1 से विभाजित है और स्वयं भी कितना है? 1 है। तो लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो ये और ये दोनों है तो एक ही, यानी ओवरऑल देखा जाए तो 1 का जो गुणनखंड है वो कितना है? कितने गुणनखंड है? 1 ही है। वो कौन है? 1 है। और हमने क्या लिखा है यहाँ पर? कितने गुणनखंड होने चाहिए? 2 गुणनखंड होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या है? 2 गुणनखंड होने चाहिए, लेकिन गुणनखंड कितना हो रहा है? 1 का 1 ही हो रहा है, इसलिए एक अभाज्य संख्या आपका नहीं है। ध्यान रखेंगे, 1 आपकी विषम संख्या है। तो हमने पढ़ा सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब मेरे प्यारे साथियों, एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट है याद रखेंगे, जैसे कि 2 यहाँ पर भी अभाज्य में भी 2 है और आपने देखा सम संख्याओं में भी 2 था,
ठीक है, सम संख्याओं में भी 2 था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए एकमात्र समअभाज्य संख्या बताओ, ठीक है, एकमात्र समअभाज्य संख्या बताओ, तो इसका आंसर क्या होगा? ध्यान रखेंगे, ये भी आपका की पॉइंट है, इसको नोट कर लेना मेरे प्यारे साथियों। एकमात्र समअभाज्य संख्या, इसका मतलब यह है कि ऐसी संख्या कौन सी है जो सम और अभाज्य दोनों है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2, क्योंकि आपने देखा सम संख्या में 2 था और अभाज्य संख्याओं में भी 2 था, तो ये क्या होगा? इसका आंसर 2। इसके अलावा और कोई अन्य संख्या नहीं है जो समअभाज्य दोनों है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं सबसे छोटी, साथ साथ में आपको जो प्रश्न बनते हैं सब लिखाते हुए चला जा रहा हूं। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? बताओ जरा, कौन इसका आंसर देगा? जल्दी बताओ। देखो, विषम अभाज्य संख्या मतलब विषम भी हो और अभाज्य भी हो। विषम संख्या अगर हमने लिखी हो तो आपको याद होगा विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 फिर 11 अनंत तक चले थे हम लोग, इस तरह से आगे। और अभाज्य संख्या हमने लिखी थी तो आपको याद होगा अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी लिखी थी हमने? 2 से स्टार्ट हुआ था, 2, 3, 5, 7, 9, 7, 9 नहीं होगा, 7, 11 होगा, फिर 13, इस तरह से फिर 19 चलता रहेगा। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या देखनी है, जो विषम भी है और अभाज्य। सबसे छोटी कौन सी? 1 तो नहीं होगा क्योंकि 2 दोनों में नहीं है। 3 होगा। देखो 3 सबसे छोटी है या नहीं? देखो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सबसे छोटी, सॉरी ये क्या हो रहा है, एक सेकंड। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 इसका आंसर होगा। बात सबको समझ में आ रही है? तो बिल्कुल बेहद आसान तरीके से आप इन सभी पॉइंट्स को याद रख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, आपके पास पॉइंट है कौन सा? सम अभाज्य संख्याएं, ठीक है। सम अभाज्य संख्याएं ये क्या है? इनको बोलते हैं को प्राइम। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये भी याद रखना है। को प्राइम नंबर्स का मतलब मेरे प्यारे साथियों ऐसी संख्याएं या ऐसे संख्याएं बोलें, ऐसी संख्याएं जिनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो वो कितना हो? 1 हो। तो अगली हेडिंग है हमारे पास क्या? सह अभाज्य संख्याएं। तो हेडिंग लिखिएगा नेक्स्ट, सम अभाज्य संख्याएं, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो इसमें जो की पॉइंट है वो की पॉइंट ये है मेरे प्यारे साथियों, इसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब मैंने बताया ही विभाजित करना, विभाजित करने वाली संख्याएं। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता है? 1। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। HCF का मतलब महत्तम सावर्तक। देखो जैसे 3 और 5 ये 2 संख्याएं हमारे सामने, 3 और 5, तो ये दोनों संख्याएं किस संख्या से कटेंगी? ये दोनों संख्याएं 1 से कटेंगी। तो मैंने बोला उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो रहा है? 1। तो ये संख्या क्या होंगी? सह अभाज्य संख्याएं होंगी। मैंने लिखा 2 और 4, तो 2 और 4 जो है 1 से तो कट, साथ साथ 2 से कट जाएगी, ये भी 2 से कट जाएगी, ये भी। इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसी तरह से लिखा मैंने 3 और 7, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 ही है, यानी दोनों किससे कटेंगी? 1 से कटेंगी। ऐसे लिखा 5 और 8, तो देखो यहाँ पर भी किसी मतलब और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कौन सा उभयनिष्ठ गुणनखंड हो रहा है? इसमें भी 1 हो रहा है। तो इस तरह से और भी हमारे पास पेयर बन जाएंगे। 2 7 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे पेयर्स इस तरह से बनते हैं। बात समझ में आ रही है? तो बेहद आसान तरीके से आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, जिनके गुणनखंडों में 1 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं होता है, ठीक है। ओनली उभयनिष्ठ गुणनखंड, या हम कह सकते हैं केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता है? इसमें 1। इसके अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो इस कंडीशन में कह सकते हैं इसका मासा कितना होता है? 1। बात समझ में आ रही है? जब मासा निकालना सीखेंगे तो वहाँ पर सीखेंगे मासा कैसे करके निकालते हैं। तो अभी इतना समझ लो, इसमें याद रखना है उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता है? इसमें 1 होता है।
जैसे 3 और 5 की बात करें तो ये इसमें और कोई संख्या से ये दोनों संख्या विभाजित नहीं है, केवल 1 से कटेंगी। देखो 1 तियां 3, 1 पंजे 5। ऐसी इसमें देखो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 1 के अलावा 2 भी इसमें गुणनखंड हो रहा था, 2 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हो रहा था, इसलिए इसको हम सहअभाज्य में नहीं रखेंगे। जैसे 3 और 7 की बात करेंगे तो 3 देखो 1 तियां 3, 1 छत्ते 7, और किसी अन्य संख्या से ये दोनों संख्याएं नहीं कट रही हैं, इसलिए क्या हो गया आपका सहअभाज्य। 5 और 8 की बात करेंगे तो 5 देखो 1 पंजे 5, 1 अट्ठे 8, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है। तो बात सबको समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब मेरे प्यारे साथियों, सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे पास जो पॉइंट बचे हैं, अब परमेय और अपरमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स, इनको भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझते हैं प्यारे साथियों। क्या है परमेय संख्याएं, बहुत ध्यान से समझना प्यारे साथियों। परमेय संख्याएं क्या होती हैं? रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, ये क्या है बहुत ध्यान समझना। मैं इसमें बहुत कुछ समझाने वाला हूं, यकीन मानो जो बुक्स में आपको नहीं दे रखा होगा। पहली बात, वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परमेय संख्या कहलाती हैं। यहां पर जो दूसरी कंडीशन है, वे संख्या जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं परमेय संख्या कहलाती हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि P और Q यहां पर क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। और तीसरी कंडीशन ये है कि इसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? Q 0 नहीं होना चाहिए, इज नॉट इक्वल, इक्वल का साइन उसको काट दिया इस तरह से, मतलब कि Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q 0 होगा, अच्छा यहाँ पर P क्या है हमारा? ये अंश है, ये क्या है? हर है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का जो रूप होता है उसे कहते हैं परमेय संख्या। यहाँ पर P और Q पूर्णांक होते हैं। अच्छा, पूर्णांक में अब पूर्णांक हमने पढ़ा है तो पूर्णांक आपका प्लस का भी होता है, माइनस का भी और 0 भी, अच्छे तरीके से पढ़ा है प्यारे साथी, भूल मत जाना। और Q यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए मैंने 5/0 लिखा तो ये क्या बन जाएगा? अनंत बन जाएगा, और अनंत नहीं बनना चाहिए। बात सबको समझ में अच्छे से आ रही होगी। चलो अब यहाँ से यहाँ पर जो की पॉइंट बनेंगे ध्यान रखना, वो की पॉइंट क्या बनेगा? वैसे ये की पॉइंट ही लिखे हैं मैंने, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ और बन रहे हैं। हमने बोला पूर्णांक, तो पूर्णांक बोला है, पूर्णांक का मतलब प्यारे साथियों कोई भी पॉजिटिव संख्या हो सकती है, कोई भी नेगेटिव संख्या हो सकती है, और उसमें क्या होगा? 0। पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 का जो ग्रुप बनेगा कहलाता है क्या? पूर्णांक। अच्छा, अब यहाँ पर अगर पूर्णांक है, आपका P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, तो सुनना मेरी बात यहाँ पर ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। P और Q इस तरह से लिखा मैंने प्यारे साथियों, तो P हमारा क्या है यहाँ पर? अंश, मतलब जो अंश है, और ये हमारा हर है। तो मैंने बोला P पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसका मतलब कोई भी माइनस का नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, कोई भी कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। तो पॉजिटिव, 0 और कोई भी आपका नेगेटिव नंबर यहाँ पर हो सकता है। बात समझ में आ रही है? जबकि Q की बात करेंगे तो या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, क्योंकि 0 तो नहीं होगा, ये पहले ही हमने बोल रखा है। बात सबको समझ में आ रही? देखो अगर ये आप समझ जाओगे, यकीन मानो परमेय संख्या बेहद आसान लगेगा। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, आपको याद होगा बचपन में जो आपने पढ़ा होगा, तो आपसे ये बोला गया होगा जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो परमेय होती हैं, जिनको नहीं लिख सकते वो अपरमेय होती हैं। तो इसमें कुछ बातें अधूरी बोली गई थी, उस समय में अधूरी बातें आपको बताई गई थी। मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे रहा हूँ जिससे आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न ना छूटे। बात समझ में आ रही? ये आपको याद रखना है। अगर आप ये याद रख पा रहे हैं तो यकीन मानो बेहद आसान है। P का मतलब कुछ भी होगा, ऊपर कोई भी पूर्णांक होगा, चाहे माइनस का हो यहाँ पर, चाहे प्लस का लिखा हो, चाहे 0 लिखा हो ऊपर, ठीक है। लेकिन जो हमारा हर है, या नीचे की जो संख्या है, वो या तो कोई माइनस की नंबर हो सकती है या फिर प्लस की हो सकती है, या तो माइनस की हो सकती है या फिर प्लस की हो सकती है।
जैसे एग्जाम्पल समझो, आपको वही समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। एग्जाम्पल से देखो, जैसे 2/3 लिखा मैंने, तो ये परमे है। कैसे करके परमे है? तो मैंने कहा देखो पी, ये पी है, ये क्यू है, ये अंश है, ये हर है। तो अंश आपका प्लस का हो सकता है, बिल्कुल सही है, प्लस का लिखा है। हर हमारा प्लस का होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा मैंने माइनस का 2/5। अगर मैंने माइनस का 2/5 लिखा तो माइनस का हो सकता है पी हमारा, बिल्कुल हो सकता है, माइनस का हो सकता है। क्या हमारा क्यू प्लस का हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। चलो ठीक है, यानी कि परमे संख्या है। इसी तरह से मैंने लिख दिया, मान लो 2/-7 लिखा, तो ऊपर तो कुछ भी हो सकता है, प्लस का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे माइनस का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, मैंने ऐसे करके लिखा, ऊपर 0 लिखा, नीचे 5 लिखा, तो 0/5 होगा, परमे नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कैसे करके होगा? 0 ऊपर हो सकता है और नीचे कोई भी नंबर प्लस का हो सकता है। माइनस का भी 0/-5 भी हो सकता है। बात समझ में आ रही? वैसे अगर आपसे पूछा जाए सीधे सीधे, इसको भूल जाओ, वो बिल्कुल ठीक, कोई गलत नहीं है। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा तो 0 कैसा है, शून्य कैसा है, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो शून्य क्या हमारा परमे है? क्यों? क्योंकि शून्य के अपॉन में हम कभी भी 1 लिख सकते हैं। आपको पता है किसी भी नंबर के अपॉन में 1 लिख सकते हैं। मैंने एक बात और बोली है, इसमें क्या डेफिनेशन में, इसमें पॉइंट लिखा है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब जिनको कैसे भी करके हम P/Q के रूप में लिख पाएं, यानी अंश बटे हर के रूप में लिख पाएं, तो परमे संख्याएं होंगी। तो 0/1 लिख पाओगे, ठीक है, 0 क्या होगा? परमे होगा। 2 क्या होगा? परमे होगा। 1 क्या होगा? परमे, क्योंकि 2/1 लिख दोगे, 1/1 लिख दोगे। 3 क्या होगा? परमे। -4 क्या होगा? -4 भी क्या होगा हमारा? परमे, क्योंकि -4 भी हमारा क्या हो जाएगा? परमे, कि -4/1 लिख लोगे। 22/7 क्या होगा? परमे। अच्छा, 5.6 ये क्या होगा? ये भी तो परमे होगा। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है 5.6 है, क्या करोगे? पहले 1 लिखोगे, पॉइंट हटाओगे, 0 लिख लोगे, तो 56/10 क्या परमे होगा? नहीं होगा। मैंने कहा जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो पॉइंट हटा के लिख पाएंगे, यानी ये भी क्या होगा हमारा? ये भी क्या होगा हमारा? परमे संख्याएं होंगी, परमे संख्याएं होंगी। जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया 5.9243 डैश जाएंगे, तो क्या ये परमे होगी? ये परमे नहीं होगी, या परमे में जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि प्यारे साथियों, यहाँ पर अगर अपॉन में हम 1 लिखेंगे, पॉइंट नहीं हटा पाएंगे। यहाँ पर हम पॉइंट क्यों नहीं हटा पाएंगे? क्योंकि हमें ये पता नहीं है पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक कैसे काउंट ही नहीं कर पाओगे। इनफाइनाइट का मतलब क्या? ये अनंत तक जा रही है, तो अनंत डिजिट होंगे, तो 0 कैसे लगा पाओगे? 0 लगाना पॉसिबल नहीं है, तो पॉइंट हटेगा ही नहीं। तो यानी कि ये क्या होगा? अपरमे। ये हम पढ़ेंगे अपरमे में, चिंता ना करो, ठीक है। इसके अलावा मैंने बोला √4, √16, √25, क्यूब √8, क्यूब √27, ये सब क्या होंगी? परमे संख्याएं होंगी। आपको बात समझ में आ रही है? नहीं है? बिल्कुल अच्छे से आ रही होगी प्यारे साथियों, क्योंकि इसका देखो, इसका 2/1 लिख लेंगे, इसको नहीं, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, 2/1 लिख लेंगे, परमे बन जाएगा। 16 का वर्गमूल 4, 4/1 लिख लेंगे, परमे बन जाएगा। 25 का वर्गमूल 5, 5/1 लिख लेंगे, परमे बन जाएगा। 8 का घनमूल 2 आएगा, 2/1 लिखेंगे, परमे बन जाएगा। 27 का घनमूल 3 आएगा, 3/1 लिख लेंगे, परमे बन जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, एक और महत्वपूर्ण, जैसे मान लो 1.3 बार लगा हुआ है, मान लीजिए 2.47 बार लगा हुआ है, तो ये भी इस तरह की संख्याएं भी परमे में आएंगी। इस तरह की संख्याएं परमे में क्यों आएंगी प्यारे साथियों? एक नियम होता है, जितने अंकों पे बार लगा होता है उतने अपॉन में 9 लिख देते हैं। इसको हम पढ़ेंगे, अभी इतना समझ लो, इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्याओं को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं हम डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे आवर्ती दशमलव, रिकरिंग नंबर्स पढ़ेंगे, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लो कि इनको हम P/Q के रूप में लिख लेंगे, मतलब ये बार हट जाएगा और पॉइंट भी हट जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? बार होता क्या? बार का मतलब कोई अंक बार बार रिपीट होना, ठीक है। ये बेहद आसान सी बात आपको पता होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सब एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाया परमे संख्याओं के अंदर। ये क्या सब एग्जाम्पल्स इस तरह से लिखेंगे आपको बुक्स में? नहीं दिखेंगे। 22/7 परमे संख्या,
1 क्या है हमारा? परमेय संख्या। 0 क्या है हमारा? परमेय संख्या। ठीक है, बात सबको यहाँ तक समझ में आई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों, अब आगे बढ़ेंगे अपरमेय संख्याओं पर। अब बात करेंगे अपरमेय संख्याओं की। तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पर आ लिख दे रहा हूँ, अपरमेय बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? इर्रेशनल, IRR, इर्रेशनल नंबर। अब यानी क्या है इसमें? बेहद आसान सी बात। यहाँ पर क्या है प्यारे साथियों, जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उल्टा हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, जस्ट परमेय संख्याओं का उल्टा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसका मतलब प्यारे साथियों क्या है कि लिख क्यों नहीं पा रहे हैं? कारण क्या है अभी आपको बताते हैं। कारण क्या है अभी आपको बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझो, अपरमेय संख्याओं का मतलब हो गया जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। समझना मेरी प्यारे साथी बात। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, पाई है, ई है, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, या फिर मैंने लिख दिया, ई लिख लो कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख दिया 2.34, अरे यार कॉमा क्यों लग रहा है, 3 4 5 8 7 1 डैश 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 अनंत तक जा रहा है। तो ये सब संख्याएं अपरमेय संख्याएं क्यों होंगी? जैसे कि सबसे पहले इसको उठाओ, क्या आप इसको बटे के रूप में लिख पा रहे हो? यार लिख तो पा रहे हैं बटे के रूप में। सर आपने कहा बटे के रूप में लिख पाएंगे, यानी पी, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, लेकिन ये परमेय क्यों नहीं हो रही? फिर ये अपरमेय में क्यों लिखा मैंने? उसका कारण मेरे प्यारे साथियों ये है कि पहली बात तो ये हमारा जो ये दिखाई दे रहा है, ये पूर्णांक है क्या? पूर्णांक का मतलब माइनस में कोई भी संख्या हो सकती है, प्लस की कोई संख्या हो सकती है, 0 हो सकता है। पूर्णांक का मतलब पूरा अंक पॉइंट में ना हो। क्या ये पूर्णांक है क्या? नहीं है ना, ये पॉइंट में है, और पॉइंट इसका हटेगा नहीं। पॉइंट क्यों नहीं हटेगा मेरे प्यारे साथियों? क्योंकि आपको पता है पॉइंट के बाद डिजिट नहीं पता कितने हो रहे हैं। अगर ये ऐसे करके होता तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हटाते और अपॉन में 6 0 लगा देते, हट जाता हमारा पॉइंट, तो हमारा क्या बन जाता? ये परमेय बन जाता। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों बेहद आसान सी बात आपको समझ में आ रही होगी कि जिनका पॉइंट नहीं हट पा रहा है, जिनको हम अपॉन के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं, अपरमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, इसी तरह से √2 की बात करो। देखिए √2 का मतलब वर्गमूल निकालेंगे तो इसका 1.414 ये आगे निकलता रहेगा, कभी भी एंड नहीं होगा। आप वर्गमूल निकाल के देखो इसका, जब वर्गमूल निकालोगे तो आगे निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। इसका मतलब ये शांत नहीं हो रहा, ये अशांत है। मतलब अशांत दशमलव की जितनी संख्याएं होंगी, ये संख्याएं कैसी हैं? अशांत दशमलव की संख्याएं। ठीक है, अशांत दशमलव संख्याएं, यानी कि शांत नहीं हो रही। शांत का मतलब है इनका जो वर्गमूल है पूरा पूरा नहीं निकल रहा, चाहे भले ही पॉइंट के बाद निकल आए, पॉइंट के बाद 2 या 3 स्थान तक, 4 स्थान तक निकल आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा। आप वर्गमूल निकालोगे निकलता जाएगा, निकलता, कभी भी शांत नहीं हो रहा, कभी भी रुक नहीं रहा। तो रुक नहीं रहा तो सीधी सी बात है ये पूर्णांक बनेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? जब पूर्णांक नहीं बनेगा तो हमारा क्या होगा? अपरमेय होगा। ऐसी √3 का मान 1.732 होता है हालांकि, लेकिन आगे भी सॉल्व करोगे, सॉल्व होता रहता है। 1.732 डैश 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 आगे सॉल्व करते रहेंगे। √5 भी ऐसे होता है। ऐसे पाई का मान भी आपको पता है 3.14, ये लगभग में है। 22/7 भी लगभग में है। तो कई बार आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपको बता दूं जो 22/7 है वो परमेय है, क्योंकि 22 भी हमारा पूर्णांक है, 7 भी हमारा पूर्णांक है। ठीक है, लेकिन इसका जो मान वैसे अगर पाई लिखा है तो पाई हमारा अपरमेय क्यों लिखा गया? उसका कारण ये है मेरे प्यारे साथियों, पहली चीज तो ये π/1 लिखोगे तो 1 तो पूर्णांक है, ये पाई पर पूर्णांक है, पूर्णांक नहीं है। इसका मान लोगे 3.14, ये तो लगभग में मान है, ये भी पूरा पूरा मान नहीं है। तो यहाँ पर भी वही दिक्कत हो रही है कि ये हमारा शांत नहीं हो रहा, यानी कि इसका पाई का मान कंप्लीट पॉइंट के बाद निकाल नहीं पा रहा है। जब पॉइंट के बाद पूरा मान नहीं निकल पा रहा है या पॉइंट के बाद जो है डिजिट नहीं पता है, तो उस कंडीशन में ये हमारा क्या होगा? अपरमेय में जाएगा। बेहद आसान सी बात। ऐसे हमारा ई होता है, ऐसे हमारा आगे चलता रहता है। ई भी हमारा यूलर होता है, यूलर इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, इसकी भी वैल्यू कुछ होती है। तो इस तरह से ये चीज़ें हमने पढ़ी। तो कहने का मतलब ये, जैसे मैं आपको फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, सुनना। जैसे मान लो लिखा है 3.14, ये कहलाएगा आपका परमेय। सुनना मेरी बात, ये कहलाएगा आपका परमेय। और 3.14 ये डैश डैश लगा है,
ये कहलाएगा आपका अपर में। देखो बहुत छोटा सा अंतर है, बहुत छोटा सा अंतर है दोनों में, समझिएगा। क्योंकि इसको हम, ये परमे में क्यों है प्यारे साथियों, इसको हम लिख पाएंगे कैसे करके, 314/100 लिख पाएंगे नहीं, पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा दोगे, 2 जीरो बढ़ा दोगे, 314/100, ये पूर्णांक बन गया, ये पूर्णांक बन गया, पूर्णांक बन गया तो परमे नहीं बना तो अपर में। जबकि इसमें दिक्कत है, इसमें 3.14 डैश डैश लगा हुआ, बन तो लिख लोगे, लेकिन ये पॉइंट तो नहीं हट पा रहा हमारा। पॉइंट क्यों नहीं हट पा रहा, उसका कारण ये है प्यारे साथियों कि हमें पॉइंट के बाद डिजिट नहीं पता कितने हैं। बात समझ में आ रही है? अगर डिजिट पता होते कितने तो पॉइंट हटा के उतने जीरो नीचे लगा लेते। तो 3.14 डैश डैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, अपर में। 3.14 है, डैश लगा हुआ नहीं है, आगे डैश डैश लगा, इसका मतलब है यहाँ तक भाग, जो हमारा आगे यहाँ तक हमारा रुक गया है। भाग करने के बाद हमारा जो पॉइंट के दो अंकों तक निकाला है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट निकल आया, फिर आगे हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, यहीं तक हमारा काम हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, परमेय संख्या हो गई। बात समझ में आ रही है? किसी साथी को डाउट तो नहीं है? चलो अब मैं फटाफट से यहाँ पर एग्जाम्पल्स बोल रहा हूँ, आप इसके आंसर देते हुए चलेंगे, ठीक है? फिर आज की क्लास को हम लोग एंड करेंगे। और मुझे पता है कि हर एक बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। चलो फटाफट से बताओगे। 5.2 ये क्या है? 5.2 मैंने बोला इनमें से आपको परमेय बतानी है, परमेय और अपरमेय बतानी है। मैं लिख रहा हूं परमेय और अपरमेय बतानी है, ठीक है? परमेय के लिए आपको R लिखो और अपरमेय के लिए IR लिखो, ठीक है? जैसे फटाफट से लिख रहा हूं मैं आपके 0, 1, -4, बताओ फटाफट क्या होंगी ये। अगर कोई भी संख्या इनमें से परमेय है तो R लिखोगे, अपने कमेंट करके बताओगे। अगर अपरमेय है तो IR। 22/7 कैसी संख्या है, जल्दी बताओ फटाफट। अच्छा, पाई कैसी संख्या है, जल्दी बताओ फटाफट से। 1.333 ऐसे करके लगा हुआ, ये कैसी संख्या है, परमेय है या अपरमेय है, जल्दी बताओ फटाफट से बताओ, देखते कितने लोग बता पाते हैं। ऐसी मैंने बोला √64 ये कौन सी संख्या है, क्यूब रूट ऑफ 125 ये कैसी संख्या है, √7 ये कैसी संख्या है, जल्दी बताओ फटाफट से। आप लोग आंसर देंगे, परमेय तो R लिखेंगे और अपरमेय में IR। तो सबसे पहले बताओ 5.2 ये क्या है, R है या IR, परमेय है या अपरमेय? तो बेहद आसान तरीके से आप इसका आंसर दे पाओगे प्यारे भारतीयों, क्योंकि ये हमारा पॉइंट इसका हट जाए। कैसे हट जाएगा, इसको अपॉन में 1 लिख लोगे पहले और 0 लगा दोगे आप, तो 52/10 हो गया। मतलब पॉइंट हट जाएगा तो परमेय है, परमेय का मतलब ये R रेशनल हो गया। 0/1 देखो, 0/1 तो हम लिख पाएंगे ना, तो ऊपर तो 0 हो सकता है, मैंने बताया था कि परमेय में ऊपर कुछ भी हो सकता है, माइनस की संख्या कोई भी हो सकती है, ऊपर 0 भी हो सकता है, ऊपर आपका माइनस की संख्या, प्लस की संख्या कुछ भी हो सकती है। तो ये भी हमारा R। 1/1 लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्या होगा R का मतलब परमेय। -4/1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्या होगा, परमेय होगी। 22/7 मैंने पहले बोल दिया, ये भी हमारा क्या है, परमेय है। ध्यान रखेंगे 22/7 परमेय है, जबकि पाई हमारा अपरमेय है। पाई क्या है हमारा, अपरमेय यानी IR। बात समझ में आ रही है? देखो ये क्या है, मैंने बोला देखो जिस पे बार लगा है इसका मतलब ये हमारा रेशनल नंबर है। रिलेशनल नंबर कैसे करके है, जैसे मान लो आपका 0.7 बार लगा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7/9। जितने अंकों पे बार लगा होता है उतने अपॉन में 9 लिख देते हैं। बात समझ में अच्छे से आ रही हो? जैसे मान लो आपका लिखा है 5, 2 अंकों पे बार लगा है, इसका मतलब इसको हम 56/99 लिखेंगे। ये रूल होता है, जितने अंकों पे बार लगा होता है उतने अपॉन में 9 लिख देते हैं। तो ये परमेय बन जा रहा, नहीं बन जा रहा, इसलिए क्या हमारा परमेय है। बात समझ में अच्छे से आ रही होगी। 64 का वर्गमूल निकल आएगा 8, तो ये भी क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा। इसका घनमूल निकल आएगा 5, है ना, पूरा घनमूल निकल आएगा, ये भी क्या होगा, परमेय होगा। √7 इसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये इर्रेशनल है, ठीक है, ये हमारा इर्रेशनल है। अब देखो मैंने दिक्कत यहाँ पे क्या आ सकती है, वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना आपको आता है या नहीं आता है? देखो मैंने आपको वर्गमूल और घनमूल का मैंने कहा था कि आपके लिए वीडियो दूंगा DLED 4th सेमेस्टर में, तो उसको पढ़ लेना। आप सभी ने नहीं देखा है, जरूर जाके देख लीजिएगा जिनको वर्गमूल और घनमूल निकालना नहीं आता है, मैंने पढ़ा दिया। तो ये हमारा यहाँ पर
आज की क्लास कंप्लीट हो रही है। हमने इन सभी बातों को एक एक करके सीखा है। बेहतरीन तरीके से मैंने हर एक बात आपको बताई है जो एग्जाम में आपके आ सकती है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज क्लास यहीं पर एंड कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अगली क्लास देखना मत भूल जाइएगा, क्योंकि अगली क्लास में इन सभी पर आधारित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। बहुत मजा आएगा। जितने मैक्सिमम प्रश्न हो सकते हैं हम प्रश्न करेंगे, क्योंकि कम से कम 2 प्रश्न या 1 प्रश्न तो मिलता ही मिलता है, कई बार 2 प्रश्न भी आपके पूछ ली जाते हैं। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।